Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस ब्रांच कौन सा है आप लोगों का, तो याद रखिएगा कि ब्रांच जो है ह्यूमन डेवलपमेंट. याद रखिएगा कौन सी ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, जो कि मानव विकास से संबंधित है. ठीक है, तो उसी का मैं मॉडल पेपर इससे मैं स्टार्ट की हूँ. स्टूडेंट, आप लोगों का पेपर कौन सा मैंने स्टार्ट किया है, तो पेपर जो है आप लोगों का चतुर्थ है. पेपर का नाम क्या है? समाज में परिवार का अध्ययन या अध्ययन. ठीक है, समाज में परिवार का अध्ययन या अध्ययन पेपर का नाम है. आइए, अब आज मैं आप लोगों का जो है सेक्शन ए वाला पोर्शन स्टार्ट की हूँ. स्टूडेंट, सेक्शन ए का जो है एक पार्ट जो है पार्ट 1 जो है आप लोगों का हो चुका है. ठीक है, सेक्शन ए का जो है पार्ट 1 हो चुका है. जो बच्चे आज मेरी पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, तो पहले पार्ट 2 आज जो है आप लोगों का कौन सा है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आज का जो वीडियो है सेक्शन ए का पार्ट 2 है. तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो को स्किप कीजिए और जाकर पहले क्या है पार्ट 1 देखिए, उसके बाद तब आप आइएगा पार्ट 2 पे. तो आइए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आप लोगों का जो है पार्ट 2 सेक्शन ए का पार्ट 2 जो है स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न आपका, सामाजिकरण क्या है. ठीक है, सामाजिकरण क्या है यानी सोशलाइजेशन क्या होता है. तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चा न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है. वो सिर्फ क्या होता है, बालक होता है. वह सिर्फ क्या होता है, एक शिशु होता है. लेकिन जैसे ही बच्चा जब बड़ा होता है, 2 साल 3 साल का हो जाता है, तब क्या करता है वो, मतलब अपने घर से बाहर जब खेलने के लिए निकलता है, आस पड़ोस में निकलता है, तब क्या होता है, तब वो समाज से जुड़ता है और समाज की जो भी प्रवृत्तियां होती हैं वो उनको सीखता है. तो आइए देखते हैं हम सामाजिकरण क्या है. तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. उसके जन्म की कल्पना समाज के बाहर नहीं की जा सकती. जन्म के पश्चात उसके समाज का विस्तार होने लगता है. जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, बल्कि वह समाज के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है. अभी हमने आपको बताया कि कोई भी बालक का अगर जन्म होता है तो बालक जन्म से ही सामाजिक या असामाजिक नहीं होता. वो समाज के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है. वह सिर्फ उस समय क्या होता है, एक बालक होता है. फिर देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक को समझ में रहने के लिए तैयार करती है. ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, बालक को समाज में, होगा यहाँ पर स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा. समाज में रहने के लिए तैयार करती हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही बालक विभिन्न सामाजिक नियमों, रीति रिवाज, संस्कृति और अन्य सामाजिक गुणों को क्या करता है, सीखता है. रीति रिवाज जो होगा स्टूडेंट. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, इसको आप लोग बना लीजिएगा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या करती है, बालक को समाज में रहने के लिए जो है तैयार करती है. ठीक है, और इसके द्वारा क्या होता है, बालक जो होता है वो सामाजिक नियमों को जानता है, रीति रिवाजों को जानता है, संस्कृति क्या होती है इसके बारे में जानता है, और जितने भी सामाजिक गुण होते हैं उसके बारे में क्या होता है, बालक जानता है. अब आइए बात करते हैं हम परिवार की बदलती भूमिका. अगला प्रश्न हमारा क्या है, परिवार की बदलती भूमिका क्या है. ठीक है, तो इस पर क्या था, आपको टिप्पणी लिखना था. तो देखिए, परिवार की बदलती भूमिका क्या है. तो 19वीं शताब्दी में भारत में औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण के फलस्वरूप परिवार में अनेक परिवर्तन घटित हुई. इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों प्रजातांत्रिक विचारों का फैलाव होता गया, आधुनिक समय के क्षेत्र में नई नई शिक्षा और शिक्षा प्रणालियों ने जन्म लिया. फिर कॉमा है स्टूडेंट. ठीक है, चिकित्सा सुरक्षा तथा, एक मिनट रुक जाइए, हाँ देखिए, चिकित्सा सुरक्षा तथा उत्पादन के परंपरागत तरीके बदलते गए. उनके साथ ही साथ परिवार के स्वरूप एवं कार्यों में भी परिवर्तन आता गया. ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो परिवार की भूमिका में कैसे परिवर्तन है, तो जैसे जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा परिवेश बदला, कैसे बदला, औद्योगिकीकरण के कारण, नगरीकरण के कारण क्या हुआ, लोग गांव से क्या हुआ शहर की तरफ पलायित हुए, नए नए शिक्षा नीति आई. जैसे पहले क्या था, आज से हम 20 साल पहले की बात करते हैं, या आज से 30 साल पहले की अगर हम बात करते, 20-30 वर्ष पहले की अगर हम बात करते हैं, जैसे जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस समय क्या था, उस समय जो
शिक्षा था वो क्या था, आप लोगों का ब्लैक बोर्ड पर दिया जाता था। चौक और ब्लैक बोर्ड का जो है यूज होता था। और इस समय क्या है, इस समय टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई कि देखिए आप लोगों को घर बैठे बैठे यूट्यूब पर फ्री एंड कॉस्ट वीडियो मिल जा रहा है, मॉडल पेपर मिल जा रहा है। आप लोग को सिर्फ आराम से क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा कोई दूसरा आपको काम नहीं। और उस समय हम लोगों को क्या होता था, टीचर लोग बोलते थे, लेक्चर दे के जाते थे, फिर हम लोग क्या करते थे, लाइब्रेरी जाकर बुक्स लेकर उससे नोट्स बनाना, परीक्षा के लिए फिर तैयारी करते थे। आज क्या है, आज आधुनिकीकरण में क्या हुआ, आप लोगों की जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, एडवांस होती चली जा रही है। तो ये सब क्या है, सब आपका परिवर्तन ही है ना। अब देखिए परिवारों को, ठीक है, परिवारों को निम्न 2 आधारों पर स्पष्ट किया जाता है। यानी जो पारिवारिक जो परिवर्तन हुआ, भूमिका जो बदली, कैसे बदला, उसके अनुसार देखिए तो परिवार के स्वरूप तथा ढांचे में परिवर्तन और परिवार के कार्यों में परिवर्तन। तो जैसे परिवार के स्वरूप का मतलब क्या हुआ कि वो फैमिली क्या संयुक्त परिवार से है कि न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ढांचा में परिवर्तन हुआ ना। अगर संयुक्त परिवार है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस घर के जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा संस्कारी होते हैं। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में जो बच्चे पलते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर उनका क्या होता है, बड़ों छोटों के प्रति जैसे बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। वो लोग अपने माता पिता, अपने दादा दादी के प्रति जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील होते हैं। लेकिन वहीं पर न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, आधुनिक समय में क्या है, सब लोग को क्या है, न्यूक्लियर फैमिली चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, जो संस्कार वाली जो बातें होती हैं, जो हमारी संस्कृति होती है, वो कहीं ना कहीं क्या है, विलुप्त होती जा रही है। फिर क्या है, परिवार के कार्यों में परिवर्तन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि परिवार के जैसे अनेक कार्य होते, धर्म से संबंधित हो गए, आर्थिक संबंधित हो गए, शिक्षा संबंधित हो गए, स्वास्थ्य संबंधित हो गए। तो सब क्या, सब आपके तरह तरह के कार्य हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका जैसे परिवार की जो है बदलती भूमिका के लिए होते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर देखिए 3 होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर परिवार को परिवर्तित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी किन कारकों की वजह से जो है परिवार जो है परिवर्तित यानी बदलता है। तो देखिए यहाँ पर परिवार को परिवर्तित करने वाले कारक अनेक है, जो निम्न प्रकार के हैं। पहला क्या, औद्योगिकीकरण। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि औद्योगिकीकरण आया तभी तो लोग गाँव से क्या हुआ, शहर की तरफ जाने लगे, उद्योग धंधों पर ज़्यादा मतलब डिपेंड रहने लगे। अब क्या है, अब आप ही खुद सोच लीजिए कि कौन गांव में रहना चाहता है, किसे खेती बाड़ी पसंद है। बहुत से लोगों को जैसे खेती बाड़ी उतना पसंद नहीं था, वो लोग गांव में क्या है, बिजनेस करना चाहते हैं, सॉरी शहर में जाकर बिजनेस जॉब ये सब करते हैं और साथ में साइड में खेती को रख रहे थे। क्या है, औद्योगिकीकरण के कारण ही क्या हुआ, परिवार का रूप जैसे संयुक्त परिवार क्या हुआ, धीरे 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 एकल परिवार के रूप में बदलता गया। दूसरा क्या है, जीवन का भौतिक स्तर। आज सब लोग प्रेजेंट टाइम में सभी लोग की यह लालसा होती है कि हम हाई फाई प्रोफाइल बन के रहें, हाँ हाई फाई, मेरा स्टेटस बहुत ज़्यादा मेंटेन होते। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, इसकी वजह से भी परिवार जो है परिवर्तित होता जा रहा है। फिर क्या, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। स्त्रियों को क्या किया गया, पहले क्या था, मतलब उतना जैसे बैंक बैलेंस उनके पास नहीं रहता था, सर्वे सर्वा जो थे, मालिक जो रहते थे वो पुरुष प्रधान ही रहता था। आज क्या है, स्त्रियों को भी आर्थिक स्वतंत्रता दी गई। फिर क्या है, नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब क्या हुआ कि गांव मतलब शहर में जाकर छोटे छोटे जो है कस्बे, टाउन, ये सब जो देख रहे हैं ना, बनता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है ना। तो आज क्या, आधुनिक युग में सब लोग फ्लैट में रहना पसंद कर रहे हैं। फिर क्या, स्त्रियों की उच्च शिक्षा। स्त्रियों को आज क्या है, मतलब जिस तरह से लड़कों को शिक्षित किया जा रहा है उस तरह से क्या कर रहा है, इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में क्या हो रहा है, लड़के और लड़की में अंतर नहीं समझा जा रहा है, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है अच्छे कैटेगरी की हो रही है। फिर क्या, मनोरंजन की नई दिशा। पहले जो था, पहले आज से 20-30 साल पहले क्या, मनोरंजन का सिर्फ एक ही टेलीविजन होता था। जैसे हम लोग का जब बचपन था तो उस समय क्या था, हमारे बचपन में जो है रामायण, ठीक है, रामायण जो था वो क्या हफ्ता में जो है संडे टू संडे आता था, रामायण हुआ, ठीक है, महाभारत हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, कृष्णा। ये सब जितने भी धारावाहिक थे जो धर्म से संबंधित थे, ये सब क्या थे, संडे संडे आते थे। और हमारे पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो हम लोग क्या थे, टोटल इसी पर डिपेंड रहते थे। तो धर्म के बारे में, सब कुछ के बारे में क्या है, हम रामायण से, कृष्णा से, ये सब चीज़ से हम लोग बहुत कुछ सीखे। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, आज जैसे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जैसे बहुत तेज़ी से किया जा रहा है कि अपना धर्म, हिंदू धर्म जो है वो क्या है, विलुप्त होने के कगार पे
आ रहा है, तो अब फिर से क्या है, सनातन धर्म को फिर से लाया जा रहा है कि बच्चों को अपने धर्म के बारे में पता हो, अपने धर्म के प्रति वो मतलब जागरूक हो, पूजा पाठ में ध्यान करे। तो आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में इसको देखा जा रहा है। ठीक है, फिर क्या है आपका राज्य के क्षेत्र तथा प्रभुता का विस्तार, यानी राज्य के क्षेत्र, यानी जो है जो भी राज्य के जो भी क्षेत्र है उसमें क्या हो, उसमें उसका विस्तार हो, उसका प्रभुत्व आगे आए, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। फिर क्या है, विवाह के धार्मिक सिद्धांतों की प्रभावहीनता। ठीक है, विवाह के धार्मिक सिद्धांतों की प्रभावहीनता का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आज क्या है, आज जैसे इंटरकास्ट मैरिज को, लिविंग रिलेशन में रहने को, ये सबको क्या दिया जाए, अधिक मतलब प्रधानता दी जा रही है, अधिक मान्यता मिल रही है। आज क्या है, लोग एकल सिंगल जीवन भी जी रहे हैं। आज प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे सिंगल पेरेंट की भी जीवन जी रहे हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जो धर्म से संबंधित, यानी पहले क्या था, पहले विवाह को मतलब माना जाता है कि जिसका मतलब विवाह करना जैसे कंपलसरी है, वो हमारे धर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन आज क्या है, आज ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये भी क्या है, विवाह से संबंधित जो भी हमारे धार्मिक सिद्धांत है उसका जो प्रभाव है उसमें क्या है, कमी आ रही है। ठीक है, फिर क्या है, भौतिकवादिता तथा व्यक्तिवादिता के सिद्धांत। तो भौतिकवादिता यानी प्रेजेंट टाइम में कैसे लोग अवसरवादी बन रहे हैं और अपना फायदा, व्यक्तिवादिता का मतलब क्या होगा, अपना फायदा कहाँ हो रहा है, इस पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए। फिर क्या है, प्रस्तावित नवीन विचारधाराएं, और आज क्या है, लोग नए नए विचारधाराओं को जो है अपना रहे हैं। तो ये सब क्या है, सब आपके जो है परिवार जो है, प्रश्न क्या था, परिवार को परिवर्तित करने वाले जो थे वो कारक थे। तो इतने सारे कारक जो हैं आपके परिवार को परिवर्तित करने वाले कारक है। अब आइए प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परिवार पर सामाजिकरण का प्रभाव, परिवार पर सामाजिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखिए। तो परिवार पर सामाजिकरण का निम्न प्रभाव पड़ता है, या परिवार पर सामाजिकरण कैसे होता है, या परिवार का सामाजिकरण क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। तो यही सारी चीजें आप ऐड करिएगा। देखिए पहला क्या है आपका, नए विचारधाराओं को प्राथमिकता देना। ठीक है, जो क्या होता है, जो आज देख रहे हैं हम सभी लोग कि जो जितने भी नए विचारधाराएं हैं उसको क्या है, फर्स्ट प्योरिटी दे रहे हैं, और पुरानी जो रूढ़िवादी जो सोच है उसका क्या हो रहा है, खंडन होता जा रहा है। फिर क्या है, स्त्रियों को समानता का अधिकार। तो आज क्या है, महिलाओं को जो है बराबर ही समानता का अधिकार दिया जा रहा है। जिस तरह से जो अधिकार लड़कों को प्राप्त था वो आज क्या है, लड़कियों को भी प्राप्त है। फिर क्या है, प्राचीन समय में बच्चों का संपूर्ण समाजीकरण परिवार में ही होता था। तो आप देखते थे पहले के लोग क्या था, उनका जो सोशलाइजेशन होता था पहले के बच्चों का, तो वो कहाँ पे होता था, वो जो है वो मतलब अपने घर परिवार से ही सब कुछ सीखते थे। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारा क्या है, वर्तमान समय में व्यक्ति स्वयं अपने कार्य से समाज में अपना स्थान बना लेता है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि आज क्या है, आज जैसे ये नहीं देखा जा रहा है कि हमारे मतलब लॉ क्या किए, ठीक है, पेरेंट इन लॉ क्या किए, हमारे फादर ने क्या किया। आज क्या है, आज मतलब शिक्षा टेक्नोलॉजी का इतना एडवांस ज़माना हो गया कि आज हम अपनी पहचान खुद अपने बल पर ही बना रहे। दुनिया आज क्या है, दुनिया आज हमें हमारे नाम से जान रही है। ठीक है, वर्तमान समय में परिवार में घर से बाहर मनोरंजन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। पहले क्या था, पहले हमने बताया ना कि एक ही घर में एक ही टीवी हुआ करता था और लोग क्या करते थे, दूर दूर तक आते थे। मतलब प्राचीन बहुत 20-30 साल पहले की ही मैं बात बता रही हूँ कि लोग क्या रामायण देखने के लिए, महाभारत देखने के लिए, कृष्णा देखने के लिए, उसके बाद क्या था, एक मुसलमान सीरियल भी आता था, उसमें याद नहीं आ रहा है क्या था उसका नाम, तो इस समय याद, अलिफ लैला। हाँ, तो अलिफ लैला भी देखिए रात में आता था, उसमें मतलब चिराग, अलादीन का चिराग, ये सब सीरियल जो होते थे बहुत मतलब फेवरेट सीरियल हुआ करते थे। तो उस समय क्या था, तो उस समय मनोरंजन के उतने संसाधन नहीं मौजूद थे। आज क्या है, मनोरंजन के संसाधन देखिए हमारे हाथ में मोबाइल है, तो हम जो भी चीज़ चाहें अपना डाउनलोड करके अपना मनोरंजन कर सकते हैं। घर से बाहर लोग देखिए पिकनिक पर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग उनका घर में ही सारा मनोरंजन हुआ करता था। उतने जो इसलिए हुआ करता था क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे, धन का जो है धनोपार्जन का जरिया उतना नहीं था। आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, हर आप जैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, पढ़ा कर लिखा कर आप सर्विस करके लोगों को रोजगार देकर जैसे भी आप मतलब इनकम का जरिया जो है अपना आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। ठीक है,
अगला देखिए पॉइंट क्या है, सामाजिकरण में मुखिया के पद तथा कार्यों में परिवर्तन। तो सामाजिकरण से क्या होता है, सामाजिकरण से ही क्या आता है, मुखिया के पद यानी किसको हम मतलब मुखिया मानेंगे और उनके जो है कार्य। पहले क्या था, पहले घर पर जो भी बुजुर्ग रहते थे उन्हीं का एक ही मुखिया, लेकिन आज क्या है, आज हम देख रहे हैं कि जिन जो चाहे एक अगर कम एज का लड़का भी है, अगर दादा पापा है और पुत्र है तो ठीक है, तो अगर देखा जा रहा है कि नहीं पुत्र की थिंकिंग जो है मतलब दादा और पिता से ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छे से मतलब सोशलाइजेशन कर सकता है, कार्य को परफेक्ट रूप दे सकता है, किसी भी कार्य को अच्छे से वो कर सकता है, तो क्या हुआ, मुखिया मतलब उसी को तब बना दिया जाता है कि नहीं आप ही सारा घर को देखिए। यानी क्या है, परिवर्तन कैसे आप ला सकते हैं, सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं उसके आधार पर। फिर क्या है, सामाजिकरण परिवार की अस्थायी प्रकृति में परिवर्तन लाता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये सारे जितने सातों पॉइंट थे ये आपके किस प्रश्न से संबंधित है स्टूडेंट, तो ये आपका जो है परिवार में पर सामाजिकरण का क्या प्रभाव होता है, ये सबसे जो है इसका ये संबंधित है। अब आइए अगला बात देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बालकों का पालन पोषण विधियां क्या हैं। ठीक है, बालकों का पालन पोषण विधियां हो गई, विधियों नहीं, विधियां क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चों का पालन पोषण जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। नवजात शिशु अपना भोजन माता के स्तन से प्राप्त करते हैं या कभी कभी इनके प्रतिस्थापन द्वारा बच्चों को भोजन दिया जाता है। ठीक है, और इसके आगे क्या है, कुछ स्थितियों में टॉयलेट परीक्षण, आप सभी कुछ को आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है आपको दिया ना पालन पोषण की विधियाँ, तो आप इस प्रश्न को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि जो है बालक है उनका जन्म के बाद पालन पोषण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, वो माँ के दूध से अपना जो है मतलब पालन पोषण जो भी माँ खाती है उसमें कैल्शियम प्रोटीन विटामिन मिनरल्स यानी पोषक जो भी पोषक तत्व उसके भोजन में उपस्थित रहता है, वो क्या होता है माँ के दूध के जरिए क्या होता है बच्चे को मिलता है। ठीक है, फिर क्या है आपके मतलब उसको नहाने का समय उसका बिस्तर जो है कैसा होना चाहिए, तो उसका बच्चे का जो बिस्तर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट रखा जाता है और साफ सुथरे बिस्तरों का जो है उपयोग किया जाता है। उन्हें समय समय पर जो है टॉयलेट परीक्षण यानी लैट्रिन बाथरूम का जो है परीक्षण भी मतलब माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको समय समय पर देते हैं। माँ का दूध कब छुड़वाना है, ये सारे प्रशिक्षण जो है आपके पालन पोषण के तहत आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि कुछ परिस्थितियों में टॉयलेट पर प्रशिक्षण दूध छुड़वाने की क्रिया के समान है। यह क्रिया भी बच्चों में प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहती है। माता को यह निश्चित करना पड़ता है कि कब वह इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रारंभ करे कि बच्चा नियंत्रित रूप से व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन करना सीख ले। ठीक है, यानी जो है आप देखते हैं ना कुछ समय के बाद क्या होता है बच्चे जो होते हैं वो अपना जो है व्यर्थ पदार्थ यानी जैसे सुसु हुआ पॉटी हुआ तो इस सब पर क्या होते हैं नियंत्रण करना सीख जाते हैं और कब करना है। तो बहुत से माँ को आप देखते हैं सीटी बजाती हैं तब वो लोग बाथरूम कर देते हैं बच्चा लोग, फिर लैट्रिन करते हैं। तो ये क्या, ये सब आपका क्या प्रशिक्षण के दौरान ही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वृद्धावस्था में होने वाले परिवर्तन बताइए। देखिए वृद्धावस्था इस तरह से लिखाएगा, वहाँ पे जो है आपका टाइपिंग वो भी सही है ये भी सही है। याद रखिएगा कि वृद्धावस्था में क्या है आपके क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए वृद्धावस्था में क्या निम्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला क्या, स्वास्थ्य संबंधित समस्या। ठीक है, दूसरा क्या, परिवार के सदस्यों के प्रति सामंजस्य स्थापित करना, यानी जो बुजुर्ग होते हैं आप देखते हैं कि वो परिवार के सदस्य के प्रति क्या होते हैं सामंजस्य स्थापित कर लिए तो उनका जीवन जो है अच्छा बीतेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है वो परिवार के सदस्यों के प्रति क्या होते हैं असंतोषजनक दुविधा में रहते, वो अपने फैमिली के मेंबर के पर क्या होते हैं ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर क्या, हार्मोन्स परिवर्तन उस एज में भी होता है, क्या हार्मोनल चेंजेज होते हैं। ठीक है, भूलने की बीमारी, आप देखते होंगे बुजुर्ग लोग जो होते हैं कोई सामान रखकर कहीं ना कहीं क्या होते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, अनिद्रा, उनको क्या होता है बुढ़ापे में जो है नींद नहीं आती है। असंतोष, ठीक है, और निराशा भरी जीवन, तो ये सब क्या सब उनकी जो है वृद्धावस्था की जो है समस्याएं होती हैं। ठीक है, वृद्धावस्था की क्या क्या समस्याएं होती है, तो ये सब है स्वास्थ्य संबंधित हो गया। ठीक है, परिवार के सदस्यों के प्रति सामंजस्य, हार्मोन भूलने की बीमारी,
असंतोष और निराशा भरी जीवन। तो अगर जो जो बुजुर्ग निराशा भरी जीवन कैसे होगा स्टूडेंट, देखिए बहुत से बुजुर्गों की जो है बहुत अच्छी मतलब जो वृद्धावस्था बीतती है, लेकिन बहुत से बुजुर्गों की क्या होती है, वो निराशा भरी रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो जीवन में चाहते हैं, ठीक है, मतलब जो भी वो यंग एज में जब रहे होंगे, तो वो जीवन में जो भी मतलब चाहत रखें, ठीक है, जो भी उन्होंने चाहत रखा और उसको वो नहीं पा सके, ठीक है, चाहत रखते हैं और उसको वो पा नहीं पाते हैं। अगर वो नहीं पा पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो बुजुर्ग अवस्था होता है वो क्या है, वो आपका निराशा भरी हो जाता है, नहीं कर पाते हैं तब, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसीलिए कहा जाता है ना कि जीवन जो है आपको एकदम ऐसे जीना चाहिए कि हम जो भी हम देखें, हाँ, उसको हम क्या कर सके, उस सपने को हम पूरा कर सके, ऐसा जीवन होना चाहिए। तब क्या होता है, तब वो जो अवस्था होगी वो मतलब निराशा भरी नहीं होगी, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट नहीं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, विधवा विवाह या पुनर्विवाह से आप क्या समझते हैं। तो विधवा विवाह का मतलब आप समझ रहे हैं, आप जनरली भाषा में समझिए कि किसी भी युवती या लड़की का जैसे शादी हुआ 2 साल या शादी के एक आध हफ्ते बाद ही या 2 साल 10 साल के बाद क्या होता है, अगर उनके पति का डेथ हो जाता है और वो मतलब फिर से उनकी शादी हो जाती है, उसी को हम विधवा विवाह या पुनर्विवाह कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो हमारे समाज में क्या है, विधवा विवाह और पुनर्विवाह को जो है मान्यता नहीं दी गई है, उसको मतलब गलत नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मान लीजिए किसी की शादी हुई न्यूली और वो 1 ही 2 साल में अगर विडो हो गई, तो क्या वो एक ही नाम पर पूरा जीवन बिता देगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये गलत है। सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो मेरे अनुसार जो है, मेरा अपना ओपिनियन है कि नहीं, जो है पुनर्विवाह या विधवा विवाह मतलब सही है, क्योंकि वो कैसे मतलब उतनी लंबा जिंदगी कैसे काटेगी। और मानकर चलिए वहीं पर देखिए, पुरुष होता है, उसकी पत्नी मर जाती है, तो हमारे समाज की यही विडंबना है कि पुरुष जो है अकेला तो उसकी शादी कर देते हैं, अगर महिला अगर अकेली है तो उसका शादी नहीं करते हैं, ऊपर से उसको मतलब तरह तरह का मतलब लांछन लगाना, ये सब मतलब जो है, मतलब ये बहुत मतलब कहा नहीं जा सकता, ये बहुत ही मतलब घटिया सोच है। तो विधवा विवाह और पुनर्विवाह क्या है, तो देखिए विधवा विवाह पुनर्विवाह, तो हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाह के संबंध में जितने निषेध है, उनमें से एक निषेध यह भी है कि एक स्त्री अपने पति के मृत्यु के बाद पुनर्विवाह नहीं कर सकती। देखिए अभी हमने आपको बताया, इस प्रकार का प्रबंध पुरुषों के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मतलब क्या है, पुरुषों के लिए कोई नियम कानून नहीं, जितना नियम कानून है सिर्फ क्या है, सब महिलाओं के लिए। और इसके जानते जिम्मेदार भी कौन है, इसकी जिम्मेदार भी महिलाएं ही होती हैं। वही कहती नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा, ये वो, जबकि ऐसा नहीं। अगर हम भी अपने अधिकार के लिए इतने जागरूक, तो शायद हमारे प्रति भी नहीं। लेकिन अब क्या है, अब चीज़ें प्रेजेंट टाइम में बदल रही हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है घर घर पहुंच रहा है, तो सबको लगता है कि नहीं नहीं ये गलत है, इस चीज़ का हमें खंडन करना चाहिए। आज क्या है, वर्तमान समय में महिलाएं भी सपोर्ट करती है कि नहीं उसका रीमैरिज होना चाहिए। देखिए फिर क्या है, प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था, लेकिन महाकाव्य के काल, यहाँ पर काल है, काल के बाद विधवा विवाह पर निषेध लागू हो गया। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म काल में विधवा विवाह पर रोक थी और मुसलमानों के राज्य के बाद इन निषेध में और अधिक जो है कठोरता आ गई, ठीक है। तो मुसलमान जब राज हुआ तब उस समय क्या हुआ, विधवा विवाह में और ज़्यादा जो है कठोरता आ गई। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे मुसलमान में क्या है, रक्त शुद्धता ये सब का जो चलता रहता है ना, पवित्र अपवित्र वाला, वो सारे चीज़ें तो इस पे आ गया, ठीक है। अब आइए देखिए विधवा विवाह न होने के क्या क्या कारण हैं। तो याद देखिए यहाँ पे क्या है, विधवा विवाह न होने के निम्न कारण है। पहला क्या है, पवित्रता बनाए रखना। दूसरा क्या है, रक्त की शुद्धता। तीसरा क्या है, कन्यादान की परंपरा। चौथा क्या है, धार्मिक निषेध की परंपरा। और पांचवा क्या है, आर्थिक निर्भरता। छठा है स्त्री शिक्षा का अभाव। और सातवां है भाग्यवादिता। ये सब क्या है, सब आपके विधवा विवाह न होने के कारण। पहला क्या है देखिए, जैसे पवित्रता बनाए रखना, तो यानी सिर्फ क्या है, सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी है अपनी पवित्रता को बनाए रखना, ये कहाँ का नियम है। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो
जब छोटी जो मतलब छोटी छोटी जो सोच है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, वो विधवा विवाह को जैसे मतलब न होने देती है। फिर क्या, रक्त की शुद्धता, यानी कि वो मतलब वही बताया ना कि शुद्धता अशुद्धता की बात जो है आ जाती है। फिर क्या है, कन्यादान की परंपरा, यानी कन्यादान की परंपरा का मतलब क्या हुआ कि एक बार जैसे जिस कन्या का हमने दान कर दिया वो दोबारा फिर क्या उस कन्या का हम दान नहीं कर सकते, ये भी मतलब विधवा विवाह के जैसे मतलब रुकावट है। फिर क्या, धार्मिक निषेध की परंपरा, धर्मों में मतलब इसको नहीं माना जाता है इसलिए। ठीक है, आर्थिक निर्भरता, आर्थिक निर्भरता का मतलब क्या हुआ कि धनोपार्जन जो है उसके ऊपर निर्भर हो। तो ये पहले क्या था, पहले जो थी मतलब लड़कियां जो थी, महिलाएं जो थी, वो टोटल क्या थी, पुरुषों पर निर्भर रहती थी। फिर क्या, स्त्री शिक्षा का अभाव, ये सबसे बड़ा कारण है कि स्त्री शिक्षा का अभाव जो हुआ, ये सबसे बड़ा कारण। आज क्या, आज स्त्रियां पढ़ रही हैं तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, सेल्फ डिपेंड होकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं। ठीक है, और भाग्यवादिता, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये माना जाता है कि नहीं उसके भाग्य में वही लिखा था तभी ये हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या है, सब कहीं ना कहीं विधवा विवाह को जो है रोकती हैं। अगर अगला प्रश्न हमारा क्या है, विधवा विवाह के संबंध में कानून। ठीक है, विधवा विवाह के संबंध में कानून कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा कि विधवा विवाह या पुनर्विवाह, ठीक है, या होगा विधवा विवाह या यहाँ पर जोड़कर पुनर्विवाह के लिए निम्न कानून है। पहला क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। दूसरा क्या है, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829। ये सब क्या, ये सब आपकी विधवा विवाह या फिर रीमैरिज या पुनर्विवाह से संबंधित क्या क्या ये तीनों कानून है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर आपके ये आज अति लघु का सेक्शन ए जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो उसको आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज देखिए सेक्शन ए वाला पार्ट जो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर का हमने 2023 और 24 वाले जो जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को हमने करा दिया। देखिए इसमें कौन कौन से ईयर के शामिल किया हमने, 2023 और 2024 के जो भी प्रश्न थे आपको हमने इसमें शामिल करा दिया है। इससे ज़्यादा है क्वेश्चन जो है आपके बाहर से नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों की जो होगी वो सेक्शन बी की होगी स्टूडेंट। ठीक है, कौन सी क्लास, सेक्शन बी, यानी आपका शॉर्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। थैंक यू।